प्रिय प्रतिभागियों, सादर नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम विसर्ग संधि को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने विसर्ग संधि की 3 संधियों के बारे में पढ़ा था, उत्व, यलोप और रुत्व। इसके बाद एक और विसर्ग संधि का एक भेद है जिसका नाम सत्व संधि है। तो देखिए ध्यान से, केवल इन 4 बातों पर विशेष ध्यान रखना है अपन को। एक और लास्ट में एक रे लोप के नाम से और है, जिसमें रे के बाद रे आने पर प्रथम रे का लोप होता है। तो हमको केवल इतना ध्यान रखना है इसमें कि जहां भी विसर्ग के रूप में हमको विसर्ग संधि नजर आएगी, तब हमको उसमें ये चारों स्थितियों में से उसको देखना है कि कहाँ कौन सी संधि हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, पहले भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ केवल आज हम सत्व संधि को पढ़ रहे हैं, उनको हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार वापस थोड़ा सा देख लें कि इधर जब भी इस संधि की तरफ चलेंगे तब हमको ये याद रखना है कि उस विसर्ग के पश्चात हमको इनको देखना है, ये होना चाहिए। ऐसी स्थिति आने पर वहां सत्व संधि का प्रयोग किया जाएगा। और अगर ये अक्षर नहीं आते हैं तब वहां इन तीनों में से कोई हो सकता है। इसलिए पहले तो ये देख लें कि हमको विसर्ग के पश्चात ये अक्षर देख करके निर्धारित करना है कि कहाँ पर सत्व होगा और कहाँ पर ये तीन हो सकती है। उत्व संधि के रूप में हम जब परिवर्तन करते हैं तो वहाँ परिवर्तन के तौर पर ओ हो जाता है, उसको गुण होकर के। ये लोप में जब परिवर्तन करते हैं तो वहाँ विसर्ग का एक तरह से लोप हो जाता है, और रुत्व का जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ रे आ जाता है। जैसा इनका नाम है उसी तरीके से उसमें परिवर्तन पाया जाता है। रुत्व संधि का मतलब जहाँ पर हम रे करेंगे तो ऐसी स्थिति में उसको हम रुत्व संधि कहेंगे, और जहां विसर्ग का लोप हो रहा है तब उसका नाम हम यलोप संधि करेंगे। जहां ओ के रूप में विसर्ग को परिवर्तन पाया जा रहा है वहां हम उत्व संधि का नाम लेंगे। यहां इनके अतिरिक्त बचे हुए अक्षर इधर आ जाते हैं और उनको हमने पहले पढ़ चुका है। अब यहाँ रे लोप आगे पढ़ेंगे, पहले इसको सत्व संधि को देखिए। अब वैसे तो ये सूत्र है विसर्जन ये से, यानी विसर्ग के स्थान पर स होता है, अक्षर परे रहते हैं, सामान्य सी बात है। और लघु सिद्धांत कौमुदी सभी जो पुस्तकें हैं उनमें एक उदाहरण मात्र लिखा रहता है, विष्णु प्लस त्राता, विष्णु त्राता, वहाँ विसर्ग को स हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसको आजकल के प्रतियोगिताओं के कंपटीशन के दृष्टिकोण से उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सभी तरह के उदाहरण उसमें शामिल होते हैं। इसलिए इस सूत्र को, यानी इस सत्व संधि को पढ़ने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा है। इसके जो खर वर्ण है, ये 13 अक्षरों को 3 भागों में विभाजित करते हम इस सत्व संधि को पढ़ें तो हम पूरे उदाहरणों को आसानी से समझ सकते हैं। अन्यथा गलत हो सकता है कि कहीं जहाँ विसर्ग सत्व की आवश्यकता है वहाँ सत्व नहीं होता है, विसर्ग ही रहता है। इसलिए हम याद रखें कि यहाँ पूरे ये 13 अक्षर 3 भागों में विभाजित करते हम इस संधि को पढ़ रहे हैं, और इस तरह से पढ़ने से पूरे उदाहरण हमारी दृष्टिकोण में हम उसको आराम से राइट कर सकेंगे। जैसे यहाँ हम सिर्फ ये 6 अक्षर लेते हैं और इसके बाद हम ये 3 अक्षर लेते हैं और इसके बाद वो 4 अक्षर कैक है और पैफ है। तो विसर्ग संधि की सत्व संधि पढ़ने के लिए जो सत्व संधि के निमित्त इधर जो वर्ण पाए जाते हैं वो ये 13 वर्ण होते हैं। 13 को भी सुविधा के दृष्टिकोण से, पढ़ने की सुविधा से हम उनको 3 भागों में बांटते हैं, ताकि हम सभी उदाहरणों को आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें, उनका संधि विच्छेद कर सकें, और संधि से संधि विच्छेद और संधि विच्छेद से संधि पद बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, पहले ये जो 6 वर्ण हैं, इन 6 वर्णों के साथ ये सत्व संधि नित्य होती है। नित्य से तात्पर्य हमेशा इनसे पहले वाले विसर्ग को स करना है, इसका मतलब ये नित्य सत्व संधि है। और नित्य सत्व संधि के साथ विसर्ग के स्थान पर हमको स करना है अनिवार्य रूप से। अब यहाँ इसके बाद दूसरी स्थिति यह है कि ये जो 6 है, इसके साथ विसर्जनीय से सूत्र तो सही करता है, लेकिन इसके साथ इष्टुत्व होकर के उनके साथ हम इसके साथ परिवर्तन के तौर पर इसको तालव्य स के रूप में लिखते हैं। और इसी तरह ट ठ में भी होता तो यही सत्व है, स विसर्जनीय से स, लेकिन त और ठ के साथ इष्टुत्व होकर के ये मूर्धन्य से होता, त थ के साथ दंत्य होता है। यानी विसर्ग के बाद ये 6 अक्षर आने पर नित्य सत्व संधि करनी है।
साथ ही चैथे के साथ हमको तालव्य स करना है, टैठे के साथ हमको मूर्धन्य स करना है, तैथे के साथ हमको दंत्य स करना है। जैसे देखिए एक उदाहरण, इसमें मैंने एक उदाहरण लिखा, पुनः च। अब सीधा उत्तर देखो, विसर्ग देखते ही विसर्ग संधि, अब विसर्ग संधि आते ही चारों तरफ हमारी स्थितियां, लेकिन सीधा प्लस के बाद च पहला अक्षर, इसका मतलब सत्व संधि, और वो भी कैसी, नित्य यानी अवश्य विसर्ग के स्थान पर हमको स करना है और च के साथ इस सत्व वाला स करना है। तो ये पुनश्च। इसी तरह लिखा जैसे रुद्रई छिन्ना, तो यहां भी देखिए विसर्ग के बाद छ, इसका मतलब विसर्ग के स्थान पर सत्व संधि होगी और इस चुत्तु करके हम रुद्रई छिन्ना इस तरह का प्रयोग बनाएंगे। इसी तरह जैसे कै चित अर्थात कश्चित, स के साथ तालव्य से, चैथे के साथ तालव्य से। इसी तरह देखिए टैठे के साथ मूर्धन्य स का प्रयोग करेंगे, जैसे राम है टीकते अर्थात रामस टीकते। विसर्ग के पश्चात ट है यानी पहला अक्षर, इसका मतलब नित्य सत्व संधि होगी, लेकिन उसके स्थान पर इष्टुत्व होकर के रामस टीकते इस तरह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह जैसे धनु टंकार अर्थात धनुष टंकार। विसर्ग के पश्चात ट आ रहा है, इसका मतलब विसर्ग के स्थान पर सत्व संधि नित्य होगी और उसको इष्टुत्व होकर के धनुष टंकार। अब दोनों उत्तर मांगे जाते हैं इनमें पूछा जाता है रामस टीकते में कौन सी संधि है, ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। अगर उसमें आ जाता है अचहल विसर्ग, तब ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम विसर्ग संधि का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले विसर्ग को राइट करेंगे। उसके बाद अगर कोई व्यंजन संधि के भेद आ जाते हैं जैसे इष्टुत्व इष्टुत्व आदि, तब हमको इष्टुत्व करना है। कभी कभी इस तरह के भी ऑप्शन मांग लिए जाते हैं कि जिसमें दो दो राइट होते हैं, तो उसमें सी ऑप्शन में जैसे लिखा रहता है दोनों सही दोनों गलत, तब हम दोनों राइट करेंगे। दोनों है, इष्टुत्व भी है और विसर्ग संधि भी है, वहाँ विसर्ग के स्थान पर हम स का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से देखिए स के रूप में जैसे प्रयोग करते हैं हम, जैसे विष्णु त्राता अर्थात विष्णु त्राता। त्राता का प्रथम वर्ण तय है और तय के रूप में विसर्ग के स्थान पर दंत्य स का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एक है जैसे बालक है तरती अर्थात बालकस तरती, विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग करेंगे। तैथे के साथ दंत्य स का प्रयोग, टैठे के साथ मूर्धन्य स का प्रयोग, चैथे के साथ तालव्य स का प्रयोग करेंगे। इसके बाद तो देखिए इसमें आप समझ गए होंगे, इन 6 अक्षरों के साथ विसर्ग के स्थान पर नित्य सत्व संधि होती है। दोनों अक्षरों के साथ वो स तालव्य में बदल जाता है, टैठे के साथ मूर्धन्य में बदल जाता है और तैथे के साथ वो दंत्य स के रूप में ही रहता है। दूसरा जो हम इसको ऑप्शन पढ़ रहे हैं, दूसरा स, इसके साथ विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी होता है विकल्प से। विकल्प से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होता है, इसका मतलब एक बार उसके स्थान पर स भी होता है सत्व संधि। तो जैसे प्रश्न आ जाता है विसर्गस्य परे सत्वे सति कै संधि भवति, तो वहां पर विसर्ग भी हो सकती है और सत्व भी हो सकती है, यानी उसको विसर्ग भी हो जाएगा और उसके स्थान पर स भी हो जाएगा। अब इसके उदाहरण पढ़ रहे हैं हम, स के रूप में हम इसका उदाहरण देख रहे हैं। देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन करें अगर विसर्ग के पश्चात स हो तो देखिए ये विसर्ग के पश्चात इनके होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग होता है, और जब विकल्प से विसर्ग होता है तो एक बार विसर्ग भी होता है और एक बार स भी होता है। लेकिन प्रथम उदाहरण हम विसर्ग का ही लिखते हैं।
जो कार्य पहली किया जा रहा है वासरी सूत्र से विकल्प से विसर्ग किया जा रहा है, इसका हम विसर्ग वाले को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद से का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे एक उदाहरण लिखा, मनस शब्द है और मनस शब्द का सप्तमी के बहुवचन में सु जुड़ता है उसमें सुप प्रत्यय के रूप में, तो यहां ये भी राइट है और ये भी राइट है, क्योंकि यहां विसर्ग के पश्चात स का प्रयोग है। इसी तरह जैसे निसंदेह, तो प्रथम रूप में निसंदेह और वहां निसंदेह। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी और विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसी तरह से निसंतान, निसंतान अथवा निसंतान। इसी तरह जैसे दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। देख रहे हैं हम विसर्ग के पश्चात स है, इसका मतलब विसर्ग को विसर्ग भी और विसर्ग के स्थान पर स भी होता है। दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक है जैसे हरि सेते, अब देखिए विसर्ग के बाद वही स है, तो यहां पर हरि सेते अथवा हरिष्यते। विसर्ग के पश्चात जिस तरह का स होगा उसी प्रकार का स किया जाएगा। हरिष्यते, एक है जैसे निशुल्क, निशुल्क है और निःशुल्क। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग अथवा स का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से मूर्धन्य स के रूप में जैसे राम है, षष्ठ है, रामस षष्ठ है अथवा राम षष्ठ है। विसर्ग उसके पश्चात सत्तु का प्रयोग, इसलिए वहां विसर्ग की जगह विसर्ग, और जब सत्तु करेंगे तो मूर्धन्य स है, इसलिए मूर्धन्य स का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां भी इस तरह के कोई उदाहरण हो उनमें आपको इस तरीके से प्रयोग करना है। कुछ ऐसे सिद्धांत कौमुदी के आधार पर कुछ अलग तरह के उदाहरण आए, जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे विसर्ग के स्थान पर स नित्य भी होता है, अपवाद के दृष्टिकोण से ऐसे भी पाए जाते हैं। लेकिन यह मुख्य इन परीक्षाओं के रूप में वासरी और विसर्जनीय से सूत्र दोनों का सहारा लेते हुए पहला और दूसरे उदाहरणों को, दूसरे तरह के उदाहरणों को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी इनमें आपको इस तरह का प्रयोग करना है। तीसरा ऑप्शन इसका थोड़ा सा कठिन है कि कैखे और पैफे के साथ हम इस विसर्ग संधि को जब पढ़ेंगे, सत्तु संधि को, तो यहाँ थोड़ी सी जटिलता है। उसको थोड़ा सा इस तरीके से अगर हम पढ़ें तो ये इसको भी हम सरलता से सीख सकते हैं। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अब हम कै, खे, पै और फे के साथ विसर्ग की स्थिति को देखते हैं। जहां पर इस स्थिति में विसर्ग संधि होगी, जहां सत्तु संधि का यह प्रकरण होगा, वहां जरूर कठिनाई है। उसको आपको इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहली बात कि ऐसी स्थिति आने पर ये तीन तरह की स्थितियां पाई जाएगी। सबसे पहले इनके पर में रहने पर विसर्ग के स्थान पर एक इस तरह का चिन्ह होता है, जो क और ख से पहले चिन्ह यह लगता है, तब उसको जिह्वामूलीय के नाम से जानते हैं।
और प और फे के साथ जब ये होता है तो उसको उपदमानीय के नाम से जानते हैं। दूसरी स्थिति में उसकी जगह विसर्ग होगा और तीसरी स्थिति में उसकी जगह से भी होगा। तो ये थोड़ा सा कठिन है। अगर हम इसको केवल इतना ही पढ़ें कि भाई कै ख पै फ होने पर विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय या उपदमानीय होते हैं, तब हमको कुछ ऐसे भी प्रयोग मिलेंगे जहां विसर्ग भी हो। तो पहला नियम तो यही कहता है कि विकल्प से जिह्वामूलीय उपदमानीय होते हैं। अब विकल्प का मतलब यह है कि जब ये होगा तो ऐसी स्थिति में उसको विसर्ग का प्रयोग भी होगा। तो ये दोनों तो साथ साथ हो गए कि इनके साथ ये और ये समानांतर चलेंगे, ये भी होगा और ये भी होगा। तो यहां तक तो समझ में है कि इसको देखो और ये दो स्थितियां बनाओ। लेकिन अब ये है कि कहाँ कुछ ऐसे स्थान है जहां इनका ही प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जो उसकी जगह पर इसका भी प्रयोग होता है। तो ये दुविधा से युक्त है कि कैसे हम समझें कि से कहाँ होगा, क्योंकि इसके लिए इसका मुख्य नियम तो ये है कि ये जब भी हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो एक उदाहरण मैंने पढ़ा, जैसे भृत्यः करोति। अब पूछा जाएगा कि भृत्य करोति क्या होगा इस विसर्ग के स्थान पर। तो अब हम सीधा देखें कि विसर्ग के बाद क्या है, कै। तो कै होने का पहला नियम है या ये अथवा ये, अर्थात ये भी राइट है और ये भी राइट है। लेकिन इसमें हम से नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुख्य नियम के रूप में। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि विसर्ग के पश्चात कै ख पै फ आने पर विसर्ग को जिह्वामूलीय उपदमानीय अथवा विसर्ग होता है। ये चीज तो एक तरह से इसमें अपवाद मानी जाएगी। कुछ निश्चित जगह होगी जहां ये किया जाएगा, बाकी सब जगह हम ऐसा करेंगे। जैसे एक लिखा कै पचती, इसका मतलब उत्तर होगा कै पचती अथवा कै पचती। यहां से नहीं कर सकते। इसी तरह से एक लिखा जैसे गुरु पाठयति, तो यहां होगा गुरु पाठयति अथवा गुरु पाठयति। इसी तरह से जैसे लिखा वृक्ष है फलति, अर्थात वृक्ष है फलति या फिर वृक्ष है फलति। एक है जैसे कै खनति, तो कै खनति अथवा कै खनति। समझ गए कि विसर्ग के स्थान पर या तो जिह्वामूलीय उपदमानीय का चिन्ह लगाएं अथवा विसर्ग करें। ये चार अक्षर विसर्ग के बाद होने पर, इस कारण से हम सत्व संधि को 3 पार्टों में पढ़ते हैं ताकि ये सरलता से समझ सकें। अब इनके साथ प्रथम दृष्टि में ये करने हैं, लेकिन अब ये कहा जाए कि हम जैसे कई उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये कहा गया कि भाई ये आवी प्लस कार, तो यहाँ क्या होगा, क्या विसर्ग होगा, क्या जिह्वामूलीय लगेगा, यस होगा, तब इसका कहा जाता है कि यहाँ आविष्कार होगा। तब दिक्कत है कि ये कै पीछे होने पर भी स हुआ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन चारों अक्षरों के साथ से कब होता है। मुख्य नियम तो यह है। अब हम पढ़ रहे हैं कि से किस जगह पर किया जाता है, उसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको से के रूप में करेंगे। तो अब देखिए से के रूप में हम पढ़ते हैं, तो से के उदाहरण पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर से किया जाता है। के स्थान पर से कब होगा कै ख पै फ के साथ, तो इसमें भी तीन बातें याद रखें। एक तो ये 4 शब्द याद रखें, पास, कल्प, कै और काम में।
दूसरा है, ये कुछ याद रखें उपसर्ग, जैसे निस वाला है, जैसे दुस वाला है, जैसे आवी है, जैसे बही है। मुख्य रूप से ये इन चारों को अच्छी तरह याद रखना है। बाकी और भी हो सकते हैं, जैसे चतु शब्द है उसके रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां ये चारों एक तरह से तद्धित प्रत्यय के रूप हैं, और उन प्रत्यय के रूप में अगर किसी शब्द के पश्चात ये जुड़ते हों तो देखिए ये प या कैसे ही प्रारंभ है, तो ऐसी स्थिति में वहां अगर ये जुड़ते हैं तो वहां पर हम इसको सत्व संधि कर देंगे। जैसे देखिए यशः कल्पम, तो इसको यशस कल्पम करेंगे। ये तद्धित प्रत्ययों के रूप में ये शब्द अगर किसी शब्द के पश्चात जुड़ते हैं तो वहां पर हम उस विसर्ग को स करेंगे इन चारों अक्षरों की। तो इसमें दो ही अक्षर हैं, क और प के रूप में। इसी तरह जैसे लिखा सर्पी पासम, सर्पिस पासम। एक लिखा जैसे धनु कै, धनुष कै। एक है जैसे मनः प्लस पासम, मनस पासम। एक है जैसे यशः काम्यम, यशस काम्यम। पास, कल्प, कै और काम्य, इनके पश्चात होने पर विसर्ग के स्थान पर सत्व किया जाता है। थोड़ा सा और समझें इसको कि अगर वो विसर्ग के इधर ए या आ है तब हमको दंत्य स लिखना है, और अन्य कोई स्वर आ जाता है जैसे ई आ गया तब हमको मूर्धन्य स लिखना है। इणय स के आधार पर ऐसा किया जाता है, और सौप दादव के आधार पर ये विसर्ग के स्थान पर दंत्य स का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अब दूसरे में ये पढ़ते हैं हम ये चार, वहाँ भी आप इस तरीके से याद रखें। अधिकतर उदाहरण इनके ही होते हैं। और भी एक आध शब्द जैसे चतुष शब्द है उसमें भी विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे चतु प्लस कपाल, चतुष कपाल, ऐसे प्रयोग आएंगे। लेकिन यहाँ इन चारों के उदाहरण इन कंपटीशन की परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वो नी, दू, आवी और बही के रूप में ही ज़्यादातर उदाहरण पूछे जाते हैं। तो इनमें भी देखें, इनके साथ भी आपको सत्व करना है। जैसे नी पाप है, निष्पाप है। जैसे नी फलय, निष्फलय। इनके साथ विसर्ग के स्थान पर सत्व करना है। इनमें जिह्वा मूल्य, उपध्मानी आदि का प्रयोग नहीं करते। इनके साथ विसर्ग के स्थान पर सत्व। एक चीज़ और ध्यान रख लें कि इनमें हमने ये सत्व आदि की जो प्रक्रिया की थी उसमें सब जगह आप मूर्धन्य स देख रहे हैं। मूर्धन्य स का प्रयोग किया जाएगा नी, दू, आवी और बही के साथ। जैसे एक लिखा दू प्लस कृतम, दुष्कृतम। एक है जैसे आविकार, आविष्कार। एक है जैसे बही कृतम, बहिष्कृतम। इनके साथ हमको विसर्ग का के स्थान पर सत्व का प्रयोग करना है। नी के साथ, दू के साथ, आवी के साथ और बही के साथ। चतुष शब्द में भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे चतु कपालः, चतुष्कपालः। यहां भी विसर्ग के स्थान पर सत्व का प्रयोग करेंगे।
तो विशेषकर इनको याद रखें, नी, दू, आवी और बही, इनके साथ मूर्धन्य स का प्रयोग करेंगे। मुहुस भी एक अव्यय होता है लेकिन वहाँ उसका निषेध है, वहाँ विसर्ग का ही हम प्रयोग करते हैं। एक तीसरा ऑप्शन और है इसमें कि ए के पश्चात विसर्ग और उसके पश्चात ये कुछ शब्द निर्धारित किए गए एक सूत्र विशेष से, जैसे करे शब्द लिखा है, कार्य शब्द लिखा है, कम धातु से बनने वाला कोई शब्द जैसे काम शब्द है, जैसे कंस शब्द है, कुंभ शब्द है, पात्र शब्द है, कुश आदि शब्द है और एक करणी शब्द है। ये इतना याद रख लें। ऐसी स्थिति होने पर विसर्ग के स्थान पर वहां भी हमको स करना है। जैसे एक उदाहरण लिखा, यशः करी, यशस करी। तो यहां देख रहे हैं आप, ए के पश्चात करे लिखा है, करी लिखा है, कार्य लिखा है। करे से बनने वाला शब्द अकारांत पुल्लिंग अथवा इकारांत स्त्रीलिंग। इसी तरह जैसे आये करे, अयस करे। इसी तरह लगा जैसे मन है या यश है, काम है, यशस काम है। एक ले से अय कुंभ है, अयस कुंभ है। एक है जैसे नमः है, कार है, नमस्कार है। इसी तरह पूरे प्लस कार है, पुरस्कार है। इनके सब के साथ ये शब्द आने पर, ये अधिकतर अयस शब्द के साथ ज़्यादातर उदाहरणों का प्रयोग है, क्योंकि कंस, कुंभ, पात्र ये सब बर्तन के रूप में और अयस लोहे को कहते हैं, तो उससे बनी हुई वस्तु के रूप में इन शब्दों का प्रयोग हुआ। अधिकतर करे और कार्य के रूप में इनका हमको प्रयोग करना है। इनके अलावा भी दो उदाहरण इस तरह के हैं, जैसे निपातित उदाहरण है, भा करे, भास करे, और एक है भ्रातु पुत्र है, भ्रातुस पुत्र है। इस तरीके से हम विसर्ग के स्थान पर स वाली कै ख पै फ के साथ संधि को पढ़ेंगे। पूरा एक बार वापस देखें। विसर्जनीय से सूत्र एक महत्वपूर्ण सूत्र है और उसका मतलब है विसर्ग के स्थान पर स होता है, खर परे रहते। लेकिन उसको पढ़ने के दृष्टिकोण से नहीं, तो अगर एक साथ ही यही नियम पढ़ लिया कि भाई खर परे रहते तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इनमें कहीं पर स हो रहा है, कहीं पर स हो ही नहीं रहा। जैसे मनस प्लस कामना है तो मनस कामना ही होगा, और यहाँ इस तरह के कई उदाहरण होंगे, जैसे कै करोती आएगा तब हम उसमें स कर देंगे, लेकिन ऐसा स नहीं करना है। उनके साथ हमको क्या करना है, विसर्ग या जिह्वा मूल्य का प्रयोग करना है। तो इन चार अक्षरों के साथ अलग पढ़ें। स के साथ दो ही बात है कि स के साथ विसर्ग भी होता है और स भी होता है, और चैछ, टैठ और तैथे के साथ नित्य सत्व संधि होती है। इस तरीके से हम सत्व संधि को पढ़ते हैं। सत्व संधि के पश्चात ये विसर्ग संधि की समाप्ति, एक तरह से एक रेलोप संधि का नाम और है इसमें, उसको और देखते हैं। आगे देखिए इसी में सत्व संधि के पश्चात एक शॉर्ट टॉपिक और विसर्ग संधि का है, रेलोप संधि के रूप में जाना जाता है। यहाँ सीधा सा उत्तर है कि इस तरह की स्थिति आने पर इस प्रथम रे का लोप किया जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा ये जरूरी है कि कभी कभी पद को पूरा बना दिया जाता है तो वहाँ विसर्ग भी लिख दिया जाता है, और उस विसर्ग के साथ भी, तो इसका मतलब यहाँ ये भी हो सकता है, इसी तरह यहाँ ये भी हो सकता है। तो अब समझ गए होंगे आप कि हमको तो पदच्छेद में प्लस के बाद रे देखना है। रे देखते ही रेलोप संधि की तरफ चलना है कि इसका मतलब रे आ रहा है, तो इधर
स है तो भी उसका लोप हो जाएगा, र है तो उसका लोप हो जाएगा, विसर्ग तो उसका, लेकिन नाम है र लोप क्योंकि र का लोप होता है। स आता है तो स की जगह रू करके उसको र लाया जाता है, विसर्ग आ जाता है तो वापस स के बाद र, इस तरह की स्थितियां होती है। तो उसके आधार पर हम र लोप संधि में ये देखेंगे कि स र अथवा विसर्ग के पश्चात र का प्रयोग है, इसका मतलब वहां हम उस र का स का विसर्ग का लोप कर देना है। और एक परिवर्तन और करना है उससे पहले, इससे पहले जो ये 3 स्वर हैं इनको दीर्घ कर देना है, ये काम करना है इसमें। ये र लोप संधि है। अगर इनके अलावा कोई स्वर है, अन्य स्वर है, तो उनको कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका नाम शॉर्ट में हम केवल इतना ही लिख सकते हैं। एक शॉर्ट सारणी बनाए विसर्ग संधि, केवल 5 पॉइंट होंगे। उन 5 पॉइंट में ऐसा लिख लें हम, ए ई उ प्लस रे स विसर्ग, ए की जगह आ, ई के स्थान पर दीर्घ ई और उ के स्थान पर दीर्घ उ, और रे का लोप अर्थात स या विसर्ग का लोप होता है। जैसे देखिए एक उदाहरण यहां पढ़ रहे हैं हम, जैसे लिखा निर्रसः। अब सीधा देखना है हमको तो कि प्लस के बाद र है और इधर तीनों में से कोई एक र है, तो अब इस र का लोप करेंगे हम और यहां इस ई को दीर्घ कर देंगे तो ये नीरस बनेगा। इसी तरह जैसे निर्रोग लिखा है तो निरोग हो जाएगा। इसी तरह से निर प्लस रव लिखा हुआ है, नीरव हो जाएगा। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय लिखा है तो रे का लोप कर देंगे, आ कर देंगे इसको, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द है, ये व्याकरण के दृष्टिकोण से अशुद्ध प्रयोग है, इसको अशुद्ध प्रयोग कहा जाएगा। हिंदी के दृष्टिकोण से भी अशुद्ध है और व्याकरण के दृष्टिकोण से भी अशुद्ध है, जो आजकल इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं होता। हालांकि ये कहा जाए कि अगर ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ है तो वो राइट है, क्योंकि इसमें थोड़ा अंतर है। ये रे के बाद रे नहीं है, इसमें रे के अंतर्गत ए भी है, तो ये शब्द राइट है व्याकरण के दृष्टिकोण से, लेकिन ये शब्द अशुद्ध है, इसके स्थान पर ऐसा होना, अंतरराष्ट्रीय। इसी तरह से एक है, जैसे मान लो ऐसा लिखा पुनः रमते, तो यहां पुनः रमते ऐसा करेंगे। विसर्ग के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जब पद पूरा हो जाता है तो उसको इस तरह से ही लिखा जाएगा और उसके पश्चात अगर रमते शब्द आ जाता है तो इसका मतलब वापस रे की परिकल्पना की जाएगी और वहां रे का लोप करके पुनः रमते हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे एक लिखा हरि रम्य, अर्थात हरि रम्य, यहां भी दीर्घ ई को दीर्घ कर दिया जाएगा और यहां पर इसके विसर्ग का लोप यानी रे का लोप, आगे रे आ रहा है। इसी तरह से राजते, तो यहां पर भी विसर्ग के बाद रे देख रहे हैं, इसका मतलब यह ऊ दीर्घ हो जाएगा, शंभु राजते। यहां तीनों तरह के उदाहरण मिले हमको, ए ई उ, उनकी जगह ये करना है। अब जैसे एक इस तरह का उदाहरण मान लो, रसई रुद्रई, तो क्या संधि रूप क्या बनेगा? तो निश्चित है पीछे रे देख रहे हैं हम, तो विसर्ग का तो लोप होना ही है, रे का लोप होना है, लेकिन स्वरों में कोई चेंज नहीं होगा। रसई रुद्रई ऐसा लिखा जाएगा, या इसके पश्चात विसर्ग का लोप हो जाएगा और आई के स्थान पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। चेंज केवल 3 में होगा, ए ई उ, बाकी में रे लोप संधि ही होगी, उनमें दीर्घ का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए रसई रुद्रई इस तरह का प्रयोग बनेगा।
अब यहाँ देखिए एक थोड़ी सी एक शंका आ जाती है, समस्या आ जाती है कि यहाँ क्या होगा। मनस रथ है या ये लिखा राम है राजते। तो अब याद रखें ये दोनों या इस जैसे बहुत सारे उदाहरण वो सब भी इसी की श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम रेलोप संधि नहीं कर सकते। तो इसके लिए केवल एक चीज याद रख लें कि अगर ए के पश्चात रे से या विसर्ग का लोप करना है तो वहां पर उसका ही लोप किया जा सकता है जो शब्द रेफांत होगा, यानी जिसके पीछे रे आएगा। जो शब्द अपने मूल अवस्था में रे से जिसका अंत होता है, ऐसे शब्द में ही रेलोप संधि की जाएगी ए के पश्चात। ई और ऊ में सब जगह हो जाएगी, लेकिन ए के पश्चात सिर्फ वही रेलोप संधि होगी जहां वो शब्द रेफांत होंगे, यानी उनके पीछे रे आएगा। तो अब जैसे कैसे पता लगे कि भाई मनस में तो स्पष्ट दे दिया कि स है, तो ये तो रेफांत है ही नहीं। इसका मतलब या निश्चित रूप से तब जब रेलोप संधि नहीं होती तो वहां जो पहली संधि मैंने पढ़ाई थी आपको उत्तु संधि होती है, यानी इसको ऊ होकर के ओ हो जाएगा और ये मनोरथ होगा इस तरीके से। और इसी तरह से ये रामो राजते होगा, क्योंकि यहां भी जो विसर्ग है वो रे का नहीं है, वो सु के रे का है। इसलिए इनमें आप तो सीधा इसको और सरल तरीके से इस तरह से पढ़ सकते हैं। इतना ये एक लाक्षणिक भाषा है व्याकरण की। आप एक सीधे से तौर पर केवल ऐसे याद रख लें कि अगर हमको ये ए के पश्चात रेलोप संधि सिर्फ इन चार में करेंगे, प्रातः, पुनः, अंतः और स्वः, क्योंकि रेफांत अव्यय 5 एक सनुत्तर नाम का होता है, उसको छोड़ दें, उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है। ये इन चार के उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में याद रख लें इन चार के साथ ही हमको रेलोप संधि करनी है और उनमें ही हमको दीर्घ करना है, आ करना है। बाकी ए वाले में किसी में भी वहाँ आपको रेलोप संधि नहीं करनी है। अब कोई सा उदाहरण है, श्याम है राजते, तो भी श्यामो राजते ही बनेगा क्योंकि वो इनमें नहीं है। लेकिन अगर प्रातः राजते करेंगे तो वो प्रातः राजते बन जाएगा। इसी तरह जैसे अंता राष्ट्रीय। तो एक दो उदाहरण को साथ में रख करके इनको पढ़ें। इसमें याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय बनता है, लेकिन मनस रथ मनोरथ होता है, क्योंकि ये ए के पश्चात से रू होकर के उसको उत्तु संधि होती है। तो ये रेलोप संधि है। इनके साथ इनको पढ़ें और इनके अलावा इन चार में आप निश्चित लोप करें, लेकिन बाकी में नहीं करें। ई और ऊ में सब में रे का लोप करें। तो वो सारे उदाहरण इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये रेलोप संधि है। लास्ट में 2-4 इस तरह के कुछ और भी उदाहरण इसमें मिलते हैं कि विसर्ग संधि हमेशा सै रे विसर्ग के रूप में होती है। लेकिन एक उदाहरण ऐसा भी है, एक अहन शब्द को भी इसमें लिया गया है। विसर्ग संधि में अहन के न को भी रे और विसर्ग होता है, तो उसके भी 2-3 उदाहरण याद रखें हम। जैसे अहन अह, ये मूल पद हो गया, प्रथमा विभक्ति के एक वचन है, और ये मूल शब्द हो गया। तो अब ये अहन शब्द के न को भी, न के स्थान पर भी रे का प्रयोग होता है, इसलिए याद रखें ये भी विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। तो ये अहर अह। एक दूसरा उदाहरण है जैसे अहन गणे, तो यहां भी अहर गणे। और एक है जैसे अहन निसम, तो यहां भी होगा अहर निशम। इस तरीके से अहन शब्द के साथ भी विसर्ग संधि के, जैसे मान लो ये पूछा जाए कि स रे विसर्ग के अलावा भी ऐसा कौन सा शब्द है जिसके साथ विसर्ग संधि होती है, तो वो शब्द है अहन। अहन के न को भी विसर्ग संधि में शामिल किया गया है, और उसके स्थान पर भी ये 3 इसके मुख्य उदाहरण हैं। जैसे दूरसंचार विभाग का आदर्श वाक्य होता है ना, अहर निशम सेवा महे, तो वहाँ अहन के न को रे होकर के अहर निशम सेवा महे ऐसा रूप बनता है। 2 शब्द और इसमें, एक स और एक एस है।
इनमें भी विसर्ग संधि के रूप में ये कहा गया कि इनके स का लोप होता है। तो इनमें स का लोप करना है। कोई भी व्यंजन इनके पीछे आए, किसी भी प्रकार का हल आए यानी व्यंजन, तब वहां हम इसमें हमेशा सुलोप करते हैं, विसर्ग का लोप होता है। इसलिए कभी यह भी पूछा जाए कि संधि की दृष्टि से कौन सा राइट है, स गच्छति राइट है या स गच्छति राइट है या सो गच्छति राइट है या सा गच्छति राइट है। तो क्या ऑप्शन भरेंगे हम? याद रखें दो ही शब्द है, स और एस के पश्चात कोई भी व्यंजन वर्ण आए तब वहां उसके विसर्ग यानी स का लोप होता है, यानी वहां बिना विसर्ग का लिखा जाएगा। इसलिए कहीं भी स और ऐसे लिखें, हम बिना विसर्ग के लिखें। ज़्यादातर हम ऐसे इस तरह के उदाहरण लिखते हैं कि स और ऐसे को हम विसर्गांत के रूप में ही ज़्यादा लिखते हैं, जबकि ऐसा संधि के दृष्टिकोण से नहीं है। वाक्य में संधि विवक्षाधीन होती है, चाहे तो करें चाहे नहीं करें, लेकिन जब नाम कहा जाए कि यहाँ संधि के रूप में क्या प्रयोग बनेगा, तब निश्चित रूप से वहाँ स गच्छति या ऐसा गच्छति बनेगा, क्योंकि इनके पश्चात, दोनों शब्दों के पश्चात स का लोप होता है, यानी विसर्ग का लोप होता है कोई भी व्यंजन आने पर। इस तरीके से हम पूरी विसर्ग संधि को आराम से पढ़ सकते हैं, पांचों के रूप में याद रखें आप। और जब ये उत्तु संधि है ओ आ रहा है मनोरथ, जब रुत्तु संधि है रे आ रहा है जैसे कबीर वदती, जैसे आपका ये लोप आ रहा है तो वहाँ विसर्ग का लोप करेंगे जना गच्छन्ति, और जब से आ रहा है तो 13 अक्षर, 13 और 20 अक्षर के रूप में और स्वरों के रूप में विसर्ग संधि को आसानी से पढ़ा जा सकता है। पूरे उदाहरणों को एक बार थोड़ा सा किसी पुस्तक के और भी उदाहरणों को हम कर सकते हैं। कल की क्लास में वैसे हम आपको इनके अब तक जो संधियाँ पढ़ी है उसके लगभग 100 उदाहरणों का अभ्यास करवाएंगे, और उसमें आप देखेंगे कि उनको अगर आपने इनको पढ़ा है तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे 100 आप राइट कर सकते हैं। तो कल के अभ्यास के लिए आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।